हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप लोगों के। सबका नीट का पेपर बढ़िया गया होगा। देखो, आज अपन बात करते हैं उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन की। तो पेपर कोड रहने वाला है R3। क्या पेपर कोड है अपना? R3। R3 है। इसमें आपको याद रखना था कि कितने कितने क्वेश्चन किस किस से पूछे गए। फिजिकल केमिस्ट्री से 19 क्वेश्चन थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे 16 क्वेश्चन। इस तरीके से आप देखोगे तो 50 क्वेश्चन थे। आपको 45 क्वेश्चन करने थे। आपके अगर 35 प्लस क्वेश्चन बैठ रहे हैं तो बढ़िया स्कोर है। 30 से लेस बैठ रहे हैं तो स्कोर थोड़ा गड़बड़ा गया है। अपने को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हर साल पेपर लगता है, दोबारा तैयारी करने लग जाए अगर 30 से कम बैठ रहे हैं तो। अगर औरों में स्कोर बढ़िया बैठ रहा है तो आप एक बार रिजल्ट का भी इंतजार कर सकते हो। लेकिन 35 प्लस बैठ रहे हैं, अच्छा स्कोर है। इसके बाद में देखो, पेपर जो था वो आपको मैंने एक दिन पहले बताया था, पेपर है पेशेंस का। जिसको जितना अच्छा पेशेंस है, जिसको जितना क्वेश्चनों को देखने का पढ़ने का नजरिया अच्छा है, जल्दबाजी कम करता है, पेपर में अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। इसके बाद में यदि वो ओवर स्मार्ट बना होगा तो पेपर में कहीं ना कहीं परेशानी रही होगी। मैंने आपको बताया था कि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन अपने सीधे सीधे नोट से पूछे गए थे। तो बिल्कुल ये सही बात है, ये नोट से ही पूछे गए थे। मैं आपको इसका भी प्रूफ दे दूंगा। अब देखो, जिन भी बच्चों को क्लासरूम में अपन बताते थे कि देखो 2023 के पेपर को देख करके अगर तैयारी कर रहे हो तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। आपको देखना चाहिए कि पेपर का लेवल इस बार कम है, कभी कभार बढ़ भी सकता है और चाहे तो 2024 में पेपर का लेवल गिर भी सकता है। लेकिन एनटीए द्वारा पेपर का लेवल मेंटेन रखा गया। यदि मैं बात करूं, पिछले साल का पेपर बेटा था तो इस बार का पेपर उसका बड़ा भाई था, छोटा भाई नहीं था। मैं क्लासरूम में कहता था कि 10% अपन को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। काफ़ी टीचर कहते थे एनसीईआरटी फॉलो करो। एनसीईआरटी फॉलो की, ऑर्गेनिक में सही बात है, क्वेश्चन वहाँ से आ गए थे। लेकिन फिजिकल में थोड़े गड़बड़ाए थे क्वेश्चन। तो फिजिकल में आपको एनसीईआरटी के साथ में और भी बुक, रेफरेंस बुक साथ में यूज करनी चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस अपना बना रहे। लेकिन आपको याद रखना है कि जितना आपको दो बातें याद रखनी है स्टूडेंट को। जो किसी भी कोचिंग सेंटर में आप पढ़ते हो, बच्चों की बॉन्डिंग टीचर से ज़्यादा मैनेजमेंट से रहती है। मैनेजमेंट का एक ही काम होता है, पैसे कमाना। वो आपको साल भर बढ़िया एनवायरनमेंट तो देगा, लेकिन आपको पैसे की वजह से वह आपकी अच्छी अच्छी बातें करेगा, कभी भी आपके नेगेटिव पॉइंट नहीं बताएगा। लेकिन एक अच्छा टीचर, यदि आप क्लासरूम में कोई भी गलतियां कर रहे हो तो उनको साथ के साथ अवगत कराता जाएगा। अपन को ध्यान रखना था कि अपन ने जिस तरीके से पढ़े थे, क्या क्वेश्चन उसी तरीके से आए। जितने भी चैप्टर पढ़ाए थे उनसे क्वेश्चन आपके सीधे सीधे नोट्स को देखोगे तो वहां से आपको मिल जाएंगे। इसके बाद पेपर में पेशेंस रखना बहुत जरूरी था। मैंने एक पेपर आया था बच्चे का, उसमें देखा कि उसने सोचने का नजरिया उसका अच्छा रहा होगा, लेकिन जब उसने ऑप्शन को फिल किया तो 3 ऑप्शन तक वो सही पहुंचा, चौथे ऑप्शन में वो थोड़ा गड़बड़ा गया। इसके बाद में उसने आंसर भी गलत कर दिए। आंसर गलत करने का रीजन था कि उसने उसमें पेशेंस नहीं रखा और उसने सीधे ऑप्शन टिक करता गया। ये मैं उस पेपर में टिक के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी उसने ओएमआर में यदि सही भरे होंगे तो अच्छी बात है। इसके बाद में आपने जहाँ से भी कोचिंग की है, बढ़िया इंस्टीट्यूट से, वहाँ अच्छा मैटर आपको मिला होगा, वहाँ से आप अच्छी तरीके से पढ़े होंगे और आपने पेपर को किया होगा। अब मैं बात करता हूँ एक एक क्वेश्चंस की, सॉल्यूशंस की। आपको अब ध्यान रखना है कि अच्छा पेपर हुआ है तो कोई बात नहीं है, दोबारा तैयारी करने का भी मौका रहता है। हर साल पेपर लगता है, टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। इसमें क्या है कि आपको देखना है कि अपन से क्या क्या गलतियां रही। गलतियों को सुधारना अपने लिए बहुत ही मायने रखता है। एक बार जिसने गलती कर दी, अगर उसको अगले बार भी उसे रिपीट कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है कुछ भी करने का। यदि उस गलती को रिपीट नहीं करके आगे बढ़ रहा है तो ये उसका सही मायने में तैयारी है। अब देखो, मैं आपको 50 क्वेश्चन आए थे, 45 करने थे। कम से कम 2-3 क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग थे, वो आप छोड़ देते तो भी 45 क्वेश्चन अगर छांट के कर लेते तो भी आपके 180 नंबर आ जाते। लेकिन बच्चों से आएंगे, कुछ बच्चों के आएंगे जिन्होंने बढ़िया तैयारी की, उनके 180 भी आएंगे, कुछ के नेगेटिव में भी जाएंगे, कुछ के 20 नंबर भी आएंगे, कुछ के 10 भी आएंगे। ये हर तरीके का शेड्यूल है, क्योंकि फॉर्म 22 लाख से ऊपर भरे गए और सीटें 7 से 8 हज़ार के करीब हैं। तो आपको
इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि कचरे को तो दूर करना है। पेपर का लेवल इजी, मॉडरेट और हाई लेवल का रहता है। इजी इसलिए रहता है कि जो बच्चे तैयारी नहीं करके गए हैं और वो उस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो उनके लिए एक खुशी की बात रहती है। उनका मस्तिष्क एक बात सोचता है कि यदि तैयारी कर लेते तो थोड़े क्वेश्चन और सॉल्व हो जाते, तो उनको तैयारी का मौका देने के लिए इजी क्वेश्चन डाले जाते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं कि उनका रीजन है कि जो तैयारी कर रहा है उसका जो भी लेवल है वो थोड़ा गिरे नहीं, क्योंकि उसको ऐसा लगे कि मैंने पूरे साल तैयारी की है तो कम से कम ये क्वेश्चन अपन से हो जाने चाहिए। हाई लेवल इसलिए रखा जाता है ताकि मेरिट में आपको नंबर मिल सके। अच्छे नंबर मिलेंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, कम नंबर मिलेंगे तो लोएस्ट कॉलेज मिलता जाएगा। एमबीबीएस सभी की होगी, डिग्री सेम होगी, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट, प्रैक्टिकल, लैब्स वगैरह में अंतर होते हैं। बढ़िया कॉलेजों में बढ़िया लैब होती है, कुछ में जो छोटे कॉलेज होते हैं उनमें छोटी लैब वगैरह होती हैं, प्रैक्टिकल नहीं कराए जाते, सीधे आपको प्रैक्टिकल के नंबर दे देते हैं। फिर अच्छा डॉक्टर बनने के लिए अच्छे नंबर लाना ही जरूरी है। तो अपन बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से किस तरीके से अपन को सोचना था। अपन को जो पेपर में दे रखा है नीट लेवल तक, आपको एक बात याद रखनी है कि आपको ऐसा कोई भी काम करके नहीं देखना है कि आंसर में आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाएगा, इसको रीअरेंज कर दें तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसको रीअरेंज कर दें तो ये स्टेबल हो जाएगा। वो बातें अपन को सोचने वाली नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल है 11th-12th। यदि आप बीएससी लेवल के पेपर कोई भी दे रहे हो तो आप वहां रीअरेंजमेंट करके देख सकते हो जब आपको उस तरीके के ऑप्शन दे रखे हो। लेकिन आपको पूछा 11th-12th एनसीईआरटी बेस, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एनसीईआरटी बेस थी, फिजिकल केमिस्ट्री कुछ एनसीईआरटी में से फैक्ट्स थे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो अपन को सॉल्व करना आना चाहिए। पेपर मॉडरेट था, ना ज्यादा इजी था ना ज्यादा हाई था। 45 क्वेश्चन आसानी से छांट के आप कर सकते थे, जिसको टाइम मैनेजमेंट आता है। अब बात करते हैं 51 क्वेश्चन की। 51 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो देखो आपको ऑप्शन दे रखे थे CH3, CH+, CH2, CH3, CH3। एक ये ऑप्शन था। बी ऑप्शन CH2+, ये साइक्लोहेक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, CH2 ग्रुप यहां लगा हुआ है। सी ऑप्शन। ये साइक्लोहेक्सेन है, यहां CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहां प्लस चार्ज लगा हुआ है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन था CH3, CH2, CH+, C, CH3, CH3। ये डी ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन थे, अपन को किस तरीके से इसको सोचना था। अब देखिएगा इसमें किस तरीके से अपन को सोचना है। कार्बोकेटाइन में जब अपन पढ़ाते हैं इंटरमीडिएट, क्या पढ़ाते हैं, इंटरमीडिएट। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कार्बोकेटाइन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। कार्बोकेटाइन में अपन को 2 बातें याद रहनी चाहिए, सर्दी, गर्मी, बरसात। कभी भी आपसे पूछा जाए 2 बातें अपन को ध्यान रहनी चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं, देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उसके बाद में मिथाइल। और दूसरा है यदि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यदि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट अपन करा के देख लेंगे। तो देखो आपको याद रखना है कि 3 डिग्री को पहचानना है। अब बच्चे क्या करेंगे कि इसमें दिमाग लगा जाएंगे कि इनको रीअरेंज करके देख लें तो कौन सा स्टेबल हो सकता है। तो देखिएगा, इसको देखोगे तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है, इसको देखोगे तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है, इसको देखोगे तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है, इसको देखोगे तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है। एक कार्बन ये जुड़ा हुआ, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ। इस कार्बन की बात करता हूं तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ना कि ये कार्बन 2 डिग्री ही कार्बोकेटाइन है। इसकी बात करूं तो ये कार्बन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ, एक ये जुड़ा हुआ, एक ही जुड़ा हुआ, 3 डिग्री है, सबसे ज्यादा स्टेबल यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अपन को सोचना था। काफी बच्चों ने ये किया है, ताकि ये आंसर क्या है, रॉन्ग है। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंस बना के रखें, पेपर में कम से कम 1 से 1.5 घंटे में ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपके 2024 के नीट के पेपर की सारी समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी कि अपन को किस तरीके से सोचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन दे रखी है 2A इन कन्वर्ट B प्लस C, इसमें Kc की वैल्यू दे रखी है अपने को 4 × 10⁻³ m 3 एट गिवन टाइम, कोई टाइम दे रखा है गिवन टाइम, जो रिएक्शन मिक्सर है उसमें कर रखा है A की कंसंट्रेशन बराबर है B की कंसंट्रेशन के बराबर है C की कंसंट्रेशन को, ये कितनी है 2 × 10⁻³ m और ये भी m, ठीक है। Kc की वैल्यू में कोई इसलिए नहीं आया कोई भी यूनिट, क्योंकि सारी यूनिट कट जाएंगी एक दूसरे से, इसलिए Kc यूनिटलेस राशि है। इसके बाद में देखो द विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कौन सा है। आपको क्लासरूम में मैंने बताया था इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि यदि आपको 2 बातें याद रखनी है, इसके लिए आपको QC निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? QC इस तरीके से की तरह ही होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो आपको B की कंसंट्रेशन इनटू C की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन QC निकालना है। इसके लिए B कितना है 2 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³ C है। A कितना है 2 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री इसके पावर में चली जाएगी। आप सॉल्व करेंगे, इसके बाद में इसका आंसर आने वाला है 1। आपको बताया जाता है कि यदि QC ग्रेटर देन है Kc से तो रिएक्शन बैकवर्ड होगी। कैसी होगी? बैकवर्ड होगी। यदि QC से वैल्यू ज्यादा है Kc की तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, और यदि दोनों बराबर हैं तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर रह जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना था। ये क्यूसेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो QC की वैल्यू Kc से ज्यादा है। यहां देखोगे 4 × 10⁻³ तो इसकी वैल्यू मैं बात करूं 0.04 है, जबकि ये Kc की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? Kc की। और QC की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 वैल्यू बड़ी है इससे, तो रिएक्शन कहां प्रोसीड करेगी? बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड करेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, रिएक्शन हैज ए टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड डायरेक्शन। यदि QC की वैल्यू बड़ी है तो आपको क्या करना है? रिएक्शंस को बैकवर्ड चली जाएगी। ये आपको याद रखना था। ये सीधा सीधा नोट से आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में 53, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। स्पिन बताना है आपको, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। देखो स्पिन मोमेंट क्या बताता है? ms क्या बताता है? +1/2 और -1/2। यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा हुआ है तो +1/2 लोगे, और यदि ऐसे भरा हुआ है तो -1/2 लोगे। ये आपको याद रखना है। ये ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है। ये क्वेश्चन मैंने सीधा सीधा आपको कहां करा रखा है? पार्ट नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट जो क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं उसमें मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है आपको। उसमें आप देखोगे तो देखो ms की वैल्यू किस किस के लिए पूछी है? आपको पूछी है टाइटेनियम प्लस 3, दूसरी पूछी है क्रोमियम +2, तीसरी पूछी है Mn+2, Fe+2 और स्कैंडियम +3। सबसे पहली समस्या ये आती है बच्चों के साथ में कि डी ब्लॉक का एलिमेंट से नाम पता नहीं है, एटॉमिक नंबर पता नहीं है, तो उन बच्चों से क्वेश्चन नहीं बना हुआ होगा। उसका रीजन है कि एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 3D सीरीज में अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? 3D सीरीज के।
इसका 21 होता है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसकी ट्रिक है, इस तरह तुम भी कर लो, मुझसे STB क्रो मत फेंको नीकू जी। इस तरीके से इस ट्रिक को आपको याद करना है। ठीक है, टाइटेनियम कौन सा नंबर है? 22, 22 है। किस तरीके से करोगे? आर्गन 18, 3D2, 4s2, यही है। 18 2 20 और 2 22। क्रोमियम का कैसे करोगे? आर्गन क्रोमियम 3D5 होता है, 4s1, 6 18 से 24। Mn आर्गन 3D5, 4s2 होता है। आयरन आर्गन 3D6, 4s2 होता है। स्कैंडियम किसकी बात करता हूं? स्कैंडियम की। स्कैंडियम क्या होता है भैया? 21 आर्गन 3D1, 4s2। क्या क्या बोला है? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, एक यहां से निकाल दो, 2 निकल गए, एक यहां से निकल गए, क्या बचा? 3D1। क्या बचा? 3D1। क्रोमियम +2 में निकालना है, एक यहां से निकाल लो, 3D4। Mn +2 में है, ये निकल गए, 3D5। आयरन +2 में है, 2 निकल गए, 3D6। इससे किसने निकालना? स्कैंडियम +3, तीनों निकाल देने, आर्गन बच गया। अब पूछा है कि कौन कौन से पेयर में स्पिन क्वांटम नंबर सेम है। ये देखो समझाने के लिए मैं इतना बता रहा हूं, अगर मैं पेपर में बैठता तो मैं इसको सीधा सीधा कर देता। आपको पता है डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आते हैं। डी को इस तरीके से अपने को फिल करना होता है जिंक तक। अब देखो स्कैंडियम में तो ऐसी कहानी कोई है ही नहीं, तो स्कैंडियम का एस आ गया 0। क्या आ गया? 0। Fe की बात करता हूं, 3D6 है, 3D6 यही होगा, बोलो। 3D6 में इसका +1/2 -1/2 0, इसका 1 और इसका 1, कितना आ गया? 2 आ गया Fe का। Fe का स्पिन क्वांटम नंबर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसके बाद में यदि 3D5 की बात करूं तो देखो आधा आधा 1, आधा आधा 2, 2.5, 2.5, इसका कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है। 3D4 की बात करूं तो 1 2 3 4, तो इसका कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 3D1 की बात करूं तो 1/2 आ रहा है। किस किस का सेम आ रहा है? क्रोमियम +2 और Fe+2 का। किसका सेम आ रहा है? क्रोमियम +2 और Fe+2 का स्पिन क्वांटम नंबर सेम आ रहा है। इस तरीके से अपन को ये सोचना था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया? बोलो। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी एंड डी। देखो ये बी पे आ गया और ये डी पे आ गया, ए बी सी और डी। इस तरीके से अपन को ये सॉल्व करना था। क्या आपने सॉल्व किया ऐसे? इस तरीके से सॉल्व किया होगा तो 4 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से सॉल्व नहीं किया तो -1 नंबर मिल जाएगा आपको। बोलो बोलो बच्चा लोगों, समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से अपन को पेपर को सॉल्व करना था। आपने किस तरीके से किया ये आपके ऊपर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n = 1। किसके लिए दे रखी है? हीलियम प्लस आयन की। कितनी दे रखी है? -x जूल। दूसरा है n इलेक्ट्रॉन ऑफ n = 2। किसकी पूछी है? बेरिलियम +3 की, इन जूल में। अब देखो इसको सॉल्व करना है अपन को। किस तरीके से सॉल्व करोगे? तो देखो n = 1 और z बराबर कितना है हीलियम का? 2। देखो प्लस लगा हुआ है, +1 लगा हुआ है तो z चेंज नहीं होगा उसका। z कभी भी चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर सेम रहता है भैया। इसके बाद में बेरिलियम की बात करता हूं, n = 2 है। इसके बाद में बेरिलियम, बोलो कितना है? z = 4, यही है। एनर्जी कैसे निकालोगे? En डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है Z²/n² से निकालो सीधा सीधा। 13.6 तो इसमें भी कट जाएगा, उसमें भी कट जाएगा, इससे निकालोगे ना। तो इसके लिए दे रखा है आपको -x जूल, इसके लिए निकालोगे ना, इसको भी निकाल लो। En = Z कितना दे रखा है?
4/1 तो कितना आ गया, 4 आ गया माइनस में, क्योंकि माइनस में होता है। En बराबर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से निकालोगे ना तो ये तो सेम आ रहा है, ये तो कट जाएगा। किस पर डिपेंड करेगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, तो 4/1 तो 4 आ गया माइनस का। इसको निकाल लो इस तरीके से, En बराबर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड कितना है 16, क्या 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 -4, तो इसका अगर वैल्यू 4 - 4 बराबर x है तो क्या -4 बराबर भी x ही आएगा क्या, बोलो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, -x जूल, -x जूल। क्या क्या फॉर्मूला लगा दिया आपने, किस तरीके से सॉल्व कर दिया, इस तरीके से करना था, क्या यही किया आपने, -x जूल, तो आपका आंसर सही है। अगर ऐसे सॉल्व नहीं किया तो आंसर गलत है, -1 नंबर मिलने वाला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशंस को देख लें, उसके बाद पहचान लें कैसा पढ़ना था अपने को, कैसे निकाल दिया अपन ने 1 साल, कहां पढ़ के क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा दिया टीचरों ने, हम क्या पढ़ गए, अपन को यह भी सोचना था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 55, कितना है 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको पहचान लिए कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी नहीं है, नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, पहली देखो 2KClO3 इन कन्वर्ट हीट कर दोगे KCl बना देगा 2KCl और 3O2 बना देगा। स्टोइकोमेट्री की बढ़िया रिएक्शन है ये, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बी नंबर नहीं ये अलग दे रखी है, इसमें प्लस I2 दे रखा है, इसमें 2KiO3 प्लस Cl2, ये अलग रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। 2KClO3 प्लस I2 इन कन्वर्ट 2KiO3 प्लस Cl2। दूसरी दे रखी है H2 प्लस Cl2 इन कन्वर्ट 2HCl। C BaCl2 प्लस Na2SO4 इन कन्वर्ट BaSO4 प्लस 2NaCl। क्या यही बन रहा है, यही बन रहा है भैया, डी ऑप्शन। Zn प्लस CuSO4 इन कन्वर्ट ZnSO4 प्लस Cu, यही दे रखी है। कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन की परिभाषा होती है रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में हो रहा है। तो रिएक्शन किस तरीके की होगी, वो रिएक्शन किस तरीके की होगी, वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। आपको जब रूल नंबर लिखाए थे मैंने, उसमें बताया था यदि कोई भी एलिमेंट उसकी एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0। क्या होती है 0। यदि कोई भी एटम अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेगा माइनस चार्ज और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ले लेगा पॉजिटिव चार्ज। इतना आपको पता होना चाहिए था। क्वेश्चन को देख लो, 2KClO3 में Cl की निकालूं, इसकी -6 है, इसकी +1 है, कितनी हो गई बताओ, +5 में। यहां देख लो 0 में आ गया, +5 से 0 में आ गया। इसके बाद में I देख लो 0 है, यहां निकाल के देख लो +1 है, इसकी 3 दूनी 6 -6 +5 में है। 0 से +5 में गया, 0 से +5 में गया, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं हो रहा। यहां देखो Cl +5 से कहां गया, 0 में आ गया, ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा देखो, यदि कोई भी एटम उसकी एलिमेंटल फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन कितनी होती है 0, एलिमेंटल फॉर्म में 0। यहां देख लो +1 में आ गया, ये -1 में आ गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा देख लो BaCl2 Na2SO4, देखो Ba+2 में है, यहां देख लो SO4 -2 होता है, Ba+2 में है, NaSO4 -2 है, 2 लगे हुए हैं, +1 में है, +1 में है, +1 में है। क्या यहां ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ, क्या ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ, तो नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन।
ये कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, तो ये कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? यदि कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो, लो जीरो। इसमें देखो कॉपर +2 में, सल्फर -2, सल्फेट -2 में है। यहाँ जिंक +2 में गया, सल्फेट -2 में आ गया, कॉपर 0 में आ गया। यहां से यहां गए, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। यहां से यहां गए, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या रेडॉक्स रिएक्शन है। डेनियल सेल की रिएक्शन है भैया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डेनियल सेल, बहुत बड़ी रिएक्शन है, बार बार पूछी जाती है। रेडॉक्स में पढ़ लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ लो, दोनों जगह पढ़ लो, दोनों जगह फायदा है। 11th में पढ़ लो, 12th में पढ़ लो। देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किस तरीके से सोचना था आपने? क्या यही किया तो +4 नंबर है, अगर ये नहीं किया तो -1 नंबर है। बोलो किस तरीके से अपन को सोचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि किस किस तरीके से सॉल्व करना है मैच लिस्ट 1, मैच लिस्ट 2। पहला दे रखा है इथेन। क्या दे रखा है? इथेन, CH3 CH3। इसमें बताना है कार्बन कार्बन के मध्य में बॉन्ड कौन कौन से। ये सबसे सरल क्वेश्चन है, 11th में जब बच्चा पढ़ता है वही कर सकता है इसको। और ये उन बच्चों के लिए आया था जिन्होंने बिना पढ़ के टेस्ट दिया था, उनको बस ये लगे कि थोड़ा पढ़ लेते तो और भी अच्छे नंबर आ जाते, उनके लिए क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन बच्चे इसको भी गलत करके आए हैं। समस्याएं बहुत हैं, निराकरण एक ही है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। एक है एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सी ऑप्शन है कार्बन मॉलिक्यूल, C डबल बॉन्ड C। एथाइन, D है एथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो कार्बन कार्बन के यहां है 1 सिग्मा, यहां देखोगे 1 सिग्मा 1 पाई, यहां देखोगे 1 सिग्मा 1 पाई, यहां देखोगे 1 सिग्मा 2 पाई। मिला लो ऑप्शनों को, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनको ऑप्शनों को मिला लो। यहां आपको जब 11th क्लास में अपन सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो वहां बच्चों को बताते हैं कि भैया इथेन कौन होता है, एथीन कौन होता है, इथाइन कौन होता है। यदि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दे रखा है तो उसे इथेन बोलते हैं, क्योंकि आपको एल्केन का जो सफिक्स है वो एन है, एल्कीन का इन है और एल्काइन का आयन है। क्या बोल गया मैं? एन, इन और आयन। 10वीं क्लास में दे रखा है कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का मतलब है आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई हो जाएगी, इतनी बस की बात कार्बन के पास में नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना भी उसकी बस की बात नहीं है, छोटा सा नाविक है, 4 नेगेटिव चार्ज लेकर 10 प्रोटॉन को रखना बहुत ही खतरनाक बात है। तो कार्बन बताता है कि उसके पास एक ही चीज बचती है कि 1 इलेक्ट्रॉन आप दो, 1 हम देंगे, जब अपन में लड़ाई होगी 1 अपना आप पकड़ना, 1 अपन अपना पकड़ेंगे। तो इसलिए कार्बन सह संयोजक बॉन्ड बनाता है और श्रृंखलन का इसमें गुण पाया जाता है। इसलिए आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन आदि के बारे में पढ़ाया जाता है। वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये सभी बच्चों का सही होना चाहिए। तो देख लो इसमें ऑप्शन कौन सा बैठा है अपना? बी ऑप्शन आप देखोगे तो बी बैठेगा। बाकी सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपको ये सोचना था। क्या इस तरीके से आपने ये सोचा? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आपको बताना है कि लिगेंड दे रखे किस तरीके की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इनसे क्वेश्चन कभी भी नेट में नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट एड वगैरह में काफी बार पूछे जाते हैं। आप सभी को बताया जाता है कि आइसोमेरिज्म किस तरीके से शो करते हैं।
लिगेंड। मैं आपको बताता हूं उसकी शॉर्ट ट्रिक, आज के बाद आपको कभी भी गलत नहीं होगा। ए ऑप्शन क्या दे रखा है, CONH3 कोबाल्ट का कोई कॉम्प्लेक्स अमीन के साथ में NO2 और इसके बाद है Cl2। बी ऑप्शन CONH3 SO4 Br। सी ऑप्शन है CONH36 CrCN6। डी है COH2O6 और Cl3। इसमें दे रखी हैं सॉल्वेट, लिंकेज, आयोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन। इस तरीके की आपको आइसोमेरिज्म दे रखी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखना है हाइड्रेट कौन शो करेंगे, जिनके पास में पानी का मॉलिक्यूल होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, वो बात सही हो गई। दूसरी बात लिंकेज का मतलब है कम से कम 2 डोनर साइट होनी चाहिए उसके पास में। NO2 ग्रुप है ना, इसमें किसी में भी देख लो, किसी के पास में डोनर साइट नहीं है 2 NO2 के अलावा। NO2 आपने पहचान लिया तो ये क्या शो कर देगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या शो करेगा भैया, लिंकेज आइसोमेरिज्म। बोलो। इसके बाद में SO4 को मैं अंदर ले आऊं, SO4 को बाहर ले आऊं और Br को अंदर ले आऊं, तो क्या इसका आयनाइजेशन चेंज हो जाएगा। बोलो। अब इसके पास में CONH3 के पास में +1 है, क्या है +1, इसको अंदर लाओगे तो +2 आ जाएगा, क्योंकि SO4 -2 में है और ये Br+ के रूप में बाहर निकलेगा। तो ये आयनाइजेशन होगा कि नहीं होगा, इसमें SO4 बाहर गया, Br अंदर आया, तो कौन सी शो कर देगा, आयोनाइजेशन। बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां और यहां कोबाल्ट का कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहां क्रोमिन का 6 है, इन दोनों को चेंज कर दो। चेंज करोगे तो कौन सी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी। उसके बाद में मैंने बताया कि वाटर का मॉलिक्यूल होगा तो सॉल्वेट शो करेगा, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो H2O को साथ में करेगा। जैसे Cl को अंदर लिया, एक H2 बाहर निकाल दिया, उसके बाद दूसरा Cl लिया है, H2O फिर बाहर निकाल दिया, एक Cl अंदर लिया है, फिर H2O बाहर निकाल दिया, कौन शो करेगा, सॉल्वेट। इससे हो जाएगा क्वेश्चन तो अपना लिंकेज से और आयोनाइजेशन से। चार्ज को देखना है आपको, यहाँ +1 का चार्ज रहेगा, ये बाहर जाएगा तो +2 का चार्ज रहेगा। बोलो समझे या नहीं समझे। इस तरीके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सॉल्व करने के बाद में, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किस तरीके से सोचना था ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, ई नॉट वैल्यू क्या बोला है, ई नॉट वैल्यू Mn+3 से Mn+2 में जा रहा है। देन दैट ऑफ Cr+3 से Cr+2 में जा रहा है। Fe+3 से +2 में जा रहा है। तो आपको बताना ई नॉट वैल्यू फॉर Mn3+2 3+2+। देखो 3+ है, Mn+3 है और ये है Mn+2। Mn3+ का मतलब हो गया D4, Mn2+ में आ रहा है मतलब D5। तो क्या हो रहा है, D4 से D5 में जा रहा है, D4 से D5 में जा रहा है। यहां देखो क्रोमियम+3 में, क्रोमियम में देखो ये होता है D5 4s1, 3 निकालने 3d3। बोलो। यहां देखोगे 2 में जा रहा है, 3d4 में जा रहा है। यहां देखोगे प्लस ये D5 में D5 से D6 में जा रहा है। आपको पूछा किसका है, Mn का पूछा है। Mn का पूछा है तो D4 से D5 में जा रहा है। यदि आपको आयरन का पूछा है D5 से D6 में जाता। यदि आपको क्रोमियम का पूछा है तो D3 से D4 में जाता। अब देख लो, आप दो बातें देख लो, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, उससे कहां जा रहा है, D6 में जा रहा है। स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, स्टेबल है D5, हाफ फील्ड D6 की ओर जा रहा है।
तो एनर्जी क्या होगी, बोलो, एनर्जी कम होगी ना। यहाँ स्टेबल है, स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है, स्टेबल को तोड़ना, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी अनस्टेबल की ओर जाने के लिए। यहाँ D3, अब D3 में बता दूं स्प्लिट होता है इसका, ये D5 है, ये T2G, T2G में 3 होते हैं भैया, 3 होते हैं, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और ये अनस्टेबल की ओर जा रहा है, अनस्टेबल की ओर जा रहा है तो भी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो, स्टेबल के लिए जाना, अनस्टेबल कम, तो इसलिए D3 में रहना पसंद करेगा, ये D5 में रहना पसंद करेगा। लेकिन ये कहां जाएगा, ये D4 से D5 में जाएगा, हाफ फील्ड में, हाफ फील्ड में जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो Mn कहां जा रहा है भैया, D4 से D5 में। मैक्सिमम स्टूडेंट का ये सही होना चाहिए। डी ब्लॉक से आया था 3D सीरीज। बोलो समझे या नहीं समझे, किस तरीके से सॉल्व करना था। नेक्स्ट 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 क्या कहता है भैया, द हाइएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम 4U He एटम, कितने, 4U He एटम, ठीक है। दूसरा है 4 ग्राम हीलियम एटम, 3 है 2.27 लीटर ऑफ हीलियम एटम, 4 है 4 मोल ऑफ हीलियम एटम। मैंने आपको बताया था एक एटम का बता रहा है, ये 4 ग्राम किसको बता रहा है, एक एटम का बता रहा है, एक एटम बता रहा है। आपको मोल निकालने के लिए हजारों क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस कराए जाते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एन का एक ही फॉर्मूला है, एन बराबर W/M इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। अब आप देख लो, इसमें डाटा पुट कर दो, डाटा पुट कर दो। इसकी वैल्यू दे रखी है 4, W/M की वैल्यू कितनी रखी है, 4 Na एटम, 4 Na एटम सबसे ज्यादा होंगे। इसको निकालोगे तो 22.4 से भाग दे दो, इसको निकालोगे तो 4 ग्राम, मतलब एक एटम का बाहर दे रखा है ये, एक एटम का, तो एक एटम एक Na बराबर आएगा, 1 Na के बराबर आएगा ये। इसको देखोगे 4/2 इंटू Na अर्थात 2 Na के बराबर आएगा। सबसे ज्यादा किसमें आ गया, 4 Na आ गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 मोल। 4 मोल सबसे ज्यादा किसमें होंगे, 4 मोल में। बच्चों को 4 ग्राम और 4 मोल पढ़ने में परेशानी आती है पेपर में। 4 मोल को 4 ग्राम पढ़ लेते हैं, 4 ग्राम को 4 मोल पढ़ लेते हैं, इसलिए कंफ्यूजन में आने के बाद में आता सब कुछ है लेकिन गलतियां कर देते हैं। तो अपन क्या करना था भैया, क्या करना था इसमें, अपन को करना था 4 मोल हीलियम एटम। फॉर्मूला N बराबर W/M, ये भी क्लासरूम से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ दे रखे हैं आपको, ln के वर्सेज 1/T के अंदर ग्राफ दे रखे हैं। किस तरीके से सॉल्व करना था, आरएनएस इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। क्या होती है आरएनएस इक्वेशन, ln के बराबर ln A माइनस EA/RT, EA/R 1/T, यही होती है क्या। अब बोलो भैया, बाई ये C, ये M और ये X। C क्या है, M क्या है, M स्लोप है, ये C क्या है, इंटरसेप्ट है, X क्या है, बाई और X में क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। स्लोप क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, स्लोप माइनस आ रहा है। बढ़ते हुए ग्राफ तो कभी बनेंगे नहीं, घटता हुआ ग्राफ बनेगा क्योंकि माइनस में वैल्यू, तो ग्राफ किस तरीके से आएगा, इस तरीके से। लो, कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किसके मध्य है, ln के वर्सेज 1/T के मध्य। बच्चों ने माइनस पे ध्यान नहीं दिया, माइनस पे ध्यान नहीं दिया तो बच्चे खींच के आ गए, ये बच्चे ये खींच के आ गए, बच्चे ये खींच के आए, नंबर इस तरीके से खींच गए कि -1 साथ में ले आए। बोलो कौन सा करना था, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड दैट विल बी अंडरगो SN1 रिएक्शन विद फास्टेस्ट रेट ऑफ। इसने बोला है कि SN1 जो रिएक्शन है उसको सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन देगा। SN1 में क्या बनता है भैया, कार्बोकैटायन बनता है, ये याद होना चाहिए, कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, रेशे में मिक्सर भी बनता है, इनसे इमर्जन भी होता है, रिटेंशन एंड कॉन्जुगेशन भी होता है। कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन को आपको पता है 3 2 1 फिर मिथाइल। यदि रीअरेंजमेंट संभव है, क्या बोला मैंने, रीअरेंजमेंट संभव है, रीअरेंजमेंट संभव है तो वो भी पॉसिबल रहेगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा बनेगा,
3 डिग्री के बाद 2 डिग्री देगा, फिर 1 डिग्री देगा। SN1 का यही कहानी है, ये कहानी याद रहेगी। SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, और SN2 में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उसमें क्या होता है इस तरीके से बनती है, कार्बोकेटायन बना, यहां से भी लिगेंड आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा। जबकि SN2 में क्या होता है, SN2 में यदि लिगेंड इधर जुड़ा हुआ है तो अटैक इससे करेगा, लिगेंड न्यूक्लियोफाइल अटैक किधर से करेगा, बैक साइड से करेगा, इसलिए इन्वर्जन हो जाता है। यहाँ दोनों साइड से कर सकता है, तो इन्वर्जन भी संभव है और रिटेंशन भी संभव है। तो क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सर बनता है। क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सर बनता है। तो SN1 के केस में देख लो कौन सी रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट देगी। देखो भैया, ये बी आर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या कहता है, ये बी आर, ये तो देगी नहीं, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे, डबल बॉन्ड रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड करेक्टर, ये तो देगी नहीं। इसके बाद में ये देख लो, ये CH3 और ये Br। इसके बाद में देखो CH2 Br, ये बन रही है। अब देखो बच्चों ने क्या किया, SN1 नहीं देगी, ये SN इसलिए नहीं देगी क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो ये नहीं देते SN1 ये नहीं देते। जिन बच्चों ने ये किया है वो बिल्कुल गलत किया है। मैंने सबसे पहले ट्रिक क्या होता है, 3 to 1। अब देखो यहां देखो, इसको हटाओ, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, 2 डिग्री ये बन रहा है, एक कार्बन, ये 2 डिग्री, इसको हटाओ, ये देखो ये कितने डिग्री बन रहा है बोलो, ये CH3, ये प्लस, और प्लस के बाद में कौन सा है, ये बेंजाइलिक, क्या बन रहा है, बेंजाइलिक। और इसके बाद में देखो CH2, ये प्लस बन रहा है, और ये भी कितना डिग्री है, ये कितने से जुड़ रहा है, एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री। इसको देखोगे तो ये कितने से जुड़ रहा है, ये 2 डिग्री, और ये कितने से जुड़ रहा है, ये भी 2 डिग्री। सबसे ज्यादा किसमें देगा, बेंजाइलिक, अर्थात इसमें होना चाहिए सी ऑप्शन। क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये स्टेबल है। देखो बेंजाइलिक है, ये बेंजाइलिक में यहाँ ये यहाँ से यहाँ जुड़ रहा है और ये यहाँ जुड़ रहा है। इसके बाद में ये शिफ्ट होके यहाँ से ये यहाँ अटैक करेगा, अटैक करने के बाद 3 डिग्री बन रहा है, बोलो 1 2 2 डिग्री। उसके बाद में रेजोनेंस भी है, तो इससे स्टेबलाइज हो जाएगा, ये बेंजाइलिक है। इसके बाद में ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसमें, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं होगा, इसमें 1 डिग्री बन रहा है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है 2 डिग्री, और यहाँ जो sp2 हाइड्रोजन है, इसमें क्या है, sp2 हाइड्रोजन है कार्बन का, क्या है sp2, जबकि यहां देखोगे तो sp3 है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा sp3, कार्बन के हिसाब से भी देखोगे तो sp3 है, ये sp2 है। तो कौन सा आंसर होना चाहिए अपना, बोलो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, इस तरीके से अपन को सोचना था। क्या आपने ऐसे सोचा था, नहीं सोचा। इसके बाद में क्वेश्चन है 62, कितना है 62। आपको पूछा ml क्या है, ms क्या है, l क्या है और n क्या है। क्लासरूम से सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये बताता है स्पिन को, और ml क्या बताता है। अब देखो इसमें ऑप्शन दिए हैं, साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताता है n, साइज ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि देखो 1s 2s 3s, 3 क्या है, ये n की वैल्यू भैया, n की है तो साइज बता रही ना, साइज बढ़ती हुई जा रही है। l ओरिएंटेशन, साइज ऑफ ऑर्बिटल, l किसको बताती है, साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। साइज ऑफ ऑर्बिटल मतलब SPD, इनको बताती कौन है, ये l की वैल्यू किस किस के लिए, l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, यही होती है क्या। ml की वैल्यू किसको बताती है, इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से भरना है, तो किसको बताएगी, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, किसको बताएगी, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ये किसको बता देगी, ml। बोलो समझे या नहीं समझे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा इसमें, ए ऑप्शन। अब आपको देखो n को साइज ऑफ ऑर्बिटल, l साइज ऑफ, ये नहीं है, ये है इसमें
शेप ऑफ ऑर्बिटल किसको बताएगा? शेप ऑफ ऑर्बिटल, टाइपिंग मिस्टेक थी, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। ये स्पिन को बताएगा। ये दो पता है, दो पता है तो दो को तो आप पहचान सकते हो ना। एमएल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भर रहे हो तुम, प्लस एल माइनस एल प्लस एल माइनस एल, ये किसको बताएगा? एमएल बताता है। आया समझ में? बोलो। इस तरीके से तीन ही है, एन एल एम और एस। एम बताता है कि किस किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरना है, प्लस एल टू माइनस एल, इस तरीके से आपको इनको बताना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सीधा सीधा क्वेश्चन थ्योरी से ही है, कोई भी कर देता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। आपको पता है कि यदि के एच की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो सॉलिडिटी क्या हो जाएगी? सॉलिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, सॉलिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से आपको देखना है। इसमें ए की वैल्यू दे रखी है 145, बी की दे रखी है 2 × 10⁻⁵, सी की वैल्यू दे रखी है 35, सी की वैल्यू 35। अब देखो सबसे वाला ए की वैल्यू है, तो सॉलिडिटी किसकी ज्यादा होगी? बोलो, जिसकी के एच की वैल्यू कम है। के एच की वैल्यू इधर रखी है, तो सॉलिडिटी देखो सबसे ज्यादा किसकी होगी? बी की। उससे कम किसकी होगी? सी की, ए की। अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, इंक्रीजिंग पूछा है, तो सबसे कम बोलो ए की, फिर सी की, फिर बी की, एसीबी। एसीबी का छापा लगा है इसमें। क्या पूछा है आपको? रेस्पेक्टिवली डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। डिक्रीजिंग पूछा है तो बीसीए। क्या पूछा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा किसकी होगी? बी की होगी, क्योंकि बी की इतनी है 2 × 10⁻⁵। इसके बाद में किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा किसकी है? फिर 35 बढ़ा है तो फिर सी की होगी, और फिर सबसे ज्यादा ए की। तो मतलब के एच की वैल्यू ये है, तो सबसे ज्यादा बी की हो जाएगी, फिर सी की हो जाएगी, फिर ए की हो जाएगी। इसमें मेरे को लग रहा है कि ऑप्शनों में थोड़ा उल्टा सीधा किया है। ठीक है, आपको किस तरीके से करना है था? ये कि आपको करना था कि जिसके लिए के एच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसकी सॉलिडिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। के एच की वैल्यू के अनुसार इसको आपको अरेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंट्रोपी किस किस में इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर है 64। 64 क्या कह रहा है? एंट्रोपी इंक्रीज कहां कहां होगी? एंट्रोपी इंक्रीज कहां कहां होगी? ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जहां एंट्रोपी कहां स्टार्ट होगी। एंट्रोपी क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस को मापने का क्या है? एक यूनिट है एंट्रोपी। जिसमें ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी वही सबसे ज्यादा एंट्रोपी होगी। जैसे आपको देखो, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड में, लिक्विड से ज्यादा गैस में। अब देख लो, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहला ऑप्शन दे रखा है, द लिक्विड एवेपोरेट्स टू वेपर। लिक्विड से क्या बन रही है? वेपर बन रही है। वेपर गैस है, ये लिक्विड है। किसमें ज्यादा है? बोलो, गैस में ज्यादा है। ये सही बात है। दूसरी बात है, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन। 130 केल्विन पर है, उससे 0 पे आ रहा है। 0 केल्विन पर आ रहा है, 0 केल्विन पर आ रहा है, तो सिस्टमेटिक बढ़ रही है या डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है? सिस्टमेटिक बढ़ रही है। जो एटम्स हैं, एटम्स पास पास आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सॉलिड में देख लो, सॉलिड में क्या होता है? पास पास होते हैं। 130 केल्विन से कहां आ रहा है? 0 पे आ रहा है। सिस्टमेटिक भी बढ़ रही है, सिस्टमेटिक एटम जुड़ जाएंगे तो डिसऑर्डरनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एंट्रोपी बढ़नी चाहिए क्या? टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन, डिसऑर्डरनेस कम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया।
उसके बाद कह रहा है Cl2 गैस, Cl2 गैस से 2Cl गैस बन रही है, एक है, एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया, डी ऑप्शन ये हो गया। सी ऑप्शन 2NHCO3, 2NaHCO3। इसके बाद में आप देखो प्रोडक्ट चार्ट, 3-4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3-4 बन रहे हैं, 3-4 बन रहे हैं, 2 से 3-4 बन रहे हैं, 2 से 3-4 बन रहे हैं, 2 से 3-4 बन रहे हैं, तो क्या होगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए इसमें, एक तो ए सही हो गया, एक सी सही हो गया, एक डी हो गया, ACD। कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, ACD, ACD इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 2 स्टेटमेंट क्या क्या दे रखे हैं, देखो 2 स्टेटमेंट क्या दे रखे हैं कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये कह रहा है कि जो एनिलीन है, ये एनिलीन है भैया, और यहां होता है एनहाइड्रस AlCl3, क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड। ये क्या है, बेस है, एसिड को बेस मिला, एसिड को बेस मिला, बेस को एसिड मिला, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। करने को जा रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, ये बिचौलिया जी ने रिएक्शन कर ली इससे, शादी कराने गए 2 की, और बिचौलिया जी ने शादी कर ली बीच में, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो सही बात है कि एल्काइलेशन नहीं देते हैं, क्योंकि लूइस एसिड बेस से सॉल्ट बना देंगे, क्या बना देंगे, सॉल्ट बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट अपने को प्राप्त नहीं होगा। करेक्ट स्टेटमेंट है ये। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू ग्रेविल सिंथेसिस। तो आपको पता है कि जो एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं वो SN2 नहीं देते हैं, SN2 नहीं देते हैं, तो ग्रेविल थैलेमाइड रिएक्शन से एनिलीन कभी भी नहीं बनेगी। ग्रेविल सिंथेसिस से क्या बनेगी, एनिलीन कहीं नहीं बनेगी। तो क्या हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट, दोनों सही बातें हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्या कह रहा है, 66 क्या कह रहा है, फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, NCERT में दे रखा है, हर टीचर लिखवाता है इसको। इसके बाद में देखो एल्कलाइन सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रोसेल सॉल्ट, ये कॉपर बी होता है, कॉपर सल्फेट बी होता है, ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट बी, फेलिंग सॉल्यूशन बी। कॉपर सल्फेट का फेलिंग सॉल्यूशन ए एक्वस कॉपर सल्फेट है, उसके बाद में फेलिंग सॉल्यूशन बी, उसमें आता है रोसेल सॉल्ट। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एक्वस कॉपर सल्फेट, अर्थात डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आंसर ये बता दिया मैंने, ऑप्शन अपने हिसाब से देख लोगे पेपरों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्या कह रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ। आपको पता है क्या, K बराबर E माइनस E अपॉन RT, ये आपने देखा है, ln K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, यही होता है फॉर्मूला, बोलो। और यदि इसको ln है, लॉग में चेंज कर देंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखा है आपको एक्टिवेशन एनर्जी में, आपको यदि इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको E की वैल्यू निकालनी है, तो टेम्परेचर मिल जाए या K की वैल्यू मिल जाए, तो इसमें ऑप्शन से देखोगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन कोई मतलब नहीं है, उसके बाद है ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन, ये भी कोई मतलब नहीं है, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। आपको पता है RNS इक्वेशन में अपन 2 ही इक्वेशंस की बात करते हैं,
उसमें बताते हैं कि दो डिफरेंट टेम्परेचर पर आप ये फाइंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ये फाइंड कर सकते हो। तो अपने किससे करते हैं? टेम्परेचर से करते हैं। किससे करते हैं? टेम्परेचर से करते हैं। के की वैल्यू अपने को दे रखी होती है। तो ऑप्शन इसमें हो जाना चाहिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये जिसको भी इक्वेशन याद थी उसने क्या किया, इसको कर दिया था डिफरेंट टेम्परेचर के साथ में। तो ये सही बात है। और जिसको नहीं पता था उसने चेप दिए होंगे, 3 ऑप्शन थे, जो अच्छा लगा होगा वही कर दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट 68 नंबर 68। ये कह रहा है LIBE ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयनाइजेशन एंथैल्पी से हर बार पूछा जाता है, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको पता है बेरिलियम बोरॉन ये फुली फिल्ड है भैया, ये फुली है, ये क्या है? फुली है, ये हाफ है। आपको पता है नियोन सबसे ज्यादा होता है, फिर फ्लोरीन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के बाद में कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम। ये आपको सेकंड पीरियड की आईपी का फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड पीरियड की आईपी का फर्स्ट ऑर्डर है। हर टीचर, हर मैडम, हर क्लासरूम में ये ऑर्डर लिखाए जाते हैं फर्स्ट बार में ही बच्चों को। इससे ज्यादा तो एप्लीकेशन भी लिखाए जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के, कौन सा नेचर बता रहा है, कौन सा नेचर नहीं बता रहा है। पर क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है सीधा सीधा। किस तरीके से सोल्व करना था, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ भैया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? बोलो। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की, उससे कम कार्बन की, उससे कम बेरिलियम की, उससे कम बोरॉन की, उससे कम लिथियम की। ऐसा ऑप्शन किसमें दे रखा है? देखो, नाइट्रोजन से कम कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या दे रखा है? ये ऑप्शन दे रखा है। इस तरीके से सोल्व करना था। क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया, -1 नंबर। किया, +1 नंबर, +4 नंबर। 69 69 नंबर क्वेश्चन को किस तरीके से सोचना था आपको? 69 को किस तरीके से सोचना था? अब देखो, ये क्वेश्चन है स्टोइकोमेट्री से। मैंने आपको क्लास में भर भर के कहा था, यूट्यूब पर सेशन भी लेके आया था कि स्टोइकोमेट्री इंपॉर्टेंट है भैया, एक ना एक क्वेश्चन तो आता है 4 नंबर का। और इस बार क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, आपको बोला है 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25 ml of 0.75 m HCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to। आपको NaOH की रिएक्शन करानी है HCl से। क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा, उसके बाद में बनेगा वाटर। ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। उसने कहा है, मैंने आपको बताई थी, मोल ऑफ NaOH डिवाइड 1 स्टोइकोमेट्री। ये तो ट्रिक है ना, ये फेल नहीं होती, रामबाण है ये। हर बार बताया मैंने बच्चों को, मोल ऑफ HCl डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्री। अब देखो, मोल निकालने क्या दे रखा है? स्टोइकोमेट्री मोल W/m से निकालो। मोल के लिए फॉर्मूले W/m है, B/22.4 है, N/Na है, या M इंटू क्या है बोलो, M इंटू बोलो B है, क्योंकि M बराबर होता है N/B। मोलरिटी क्या होती है? 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट की मोल क्या कहलाते हैं? मोलरिटी कहलाती है। यहां से निकाल लो, M इंटू B से मोल निकाल लो। इस तरीके से कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं? W/m, इसके बाद में यहां कौन सा करोगे? M इंटू B। और ये किस में दे रखे हैं? मिली मोल निकलेंगे इसके। क्या निकलेंगे? मिली मोल। और मिली का मतलब होता है 10⁻³ अब मोल में आ गया ये, बोलो मोल में आ जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है? W/m 1/40। इसके बाद में M इंटू बी करोगे, M इंटू बी, M कितना दे रखा है? 0.75 m इंटू 25 ml। 25 ml को लीटर में चेंज करना है, कितना आ जाएगा बोलो? 0.025। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये अब मोल आ जाएंगे। हाँ, क्या आ जाएंगे? मोल आ जाएंगे। अब आपको पता है कि ये LR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? LR। उसने कह रखा है पेपर में NaOH कितना बचेगा? NaOH बचेगा तो एक्सेस रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। इससे अपन को डिसाइड करना है कितना बचेगा। इसको सॉल्व कर लो, 1/40 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ?
बोलो, करो करो करो। इसको देखो 40, 0 पॉइंट लगा दो, दूना 80, एक बार 025, ये इतने आ गए मोल। इसको करोगे तो ये कितने आ गए देखो, 75 से 25 करने, 25 पंजे 125, 12, 25 सत्ते 25 पंजे 125, 25 छिकी 150, 25 सत्ते 175, 175 और 20, 175, 185, 187, 175 और 12, 5 और 2 7, 7 और 1 8 और एक 187, 187 आ गया। इसके बाद में 5 संख्या लगा के काउंट लगाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये काउंट लगा दो। ये इतना आ गया, ये 0.025 है, ये 0.01875 है, ये आ गया। अब एक्सेस रिएजेंट है, यहां लिमिटिंग रिएजेंट है, इसमें से इसको कम करना है। क्या करना है, 0.025 में से कम क्या करना है, 0.1875। इसको सॉल्व करो, 5 2 14 में 8 गए 6, ये 1 में 0 और 0 में से 0 गया 0, तो ये आ गया। अब ये कितना आ गया, 0.00625, ये क्या आ गया, लेफ्ट आ गया। अब आपको NaOH निकालना है, तो NaOH का क्या निकालना है, मास निकालना है। क्या निकालना है, मास निकालना है। मास निकालोगे N बराबर W/M से, इसको मल्टीप्लाई कर लो 0.00625 इंटू W/M। M कितना है, 40 है, तो W कितना आ जाएगा इससे 0.25, कितना आएगा 0.25। इसको मिलीग्राम में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मिलीग्राम में चेंज करना है। मिलीग्राम में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, कितना आ जाएगा 250 मिलीग्राम, कितना आ जाएगा 250 मिलीग्राम। कैलकुलेशन को आप अपने स्तर पर भी चेक कर सकते हो, लेकिन आंसर कितना आएगा 250 ग्राम। क्या आएगा 250 ग्राम। सबसे पहले क्या करना था, मोल ऑफ NaOH अपॉन स्टोइकियोमेट्री, मोल ऑफ HCl अपॉन स्टोइकियोमेट्री। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट निकालना था। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद में इसमें से एक्सेस में से लिमिटिंग को घटा दो, उसके बाद जो डाटा बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 40 से। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 40, 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद में वो ग्राम में आ जाएगा। ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है। मिलीग्राम में चेंज करने के लिए किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से अपन को याद रहना चाहिए। 69 हो गया, 70, क्वेश्चन नंबर 70 डिटेल्ड सॉल्यूशन है, 1.5-2 घंटे लग जाएंगे आराम से, लेकिन आज के बाद कभी भी परेशानी नहीं आएगी दोबारा पेपर दोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, C6H14 के आपको 2 टर्सरी कार्बन चाहिए, 2 टर्सरी कार्बन, टर्टरी कार्बन चाहिए, 2 टर्सरी कार्बन चाहिए। उसके लिए आपको फाइंड करना है क्या, कि किस तरीके से इसको अपन को बनाना है कि इसके 2 टर्सरी कार्बन मिले। तो देखो 1 2 3 4 की रिंग बनाओ, 1 और 2, यहाँ CH3 लगाओ, यहाँ CH3 लगाओ, CH3 लगाओ, यहाँ H लगाओ, यहाँ H लगाओ, यहाँ CH3 लगाओ। क्या कितने कार्बन बैठ रहे हैं भैया, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। चलो कोई बात नहीं है, नंबर किधर से करोगे 1 2 1 2, सेम बात है, कोई बात नहीं है, कहीं से भी कर लो। तो 1 2 3 4, क्या नाम है 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्या नाम है 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये क्या है, 3 डिग्री पूछा है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 3 डिग्री है। ये कार्बन देखो, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ये भी 3 डिग्री है। 3 डिग्री पूछा है, टर्सरी का मतलब होता है 3 डिग्री, सेकेंडरी का मतलब होता है 2 डिग्री और प्राइमरी का होता है 1 डिग्री। बाकी ऑप्शनों में ऐसा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोलो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71। देखो क्वेश्चन फटाफट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मेहनत की है भाई, मेहनत, और मेहनत के साथ में पेपर सॉल्व होता है। बोल रहा है एन पेंटेन, एन पेंटेन। दूसरा कह रहा है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। कौन सा? नियोपेंटेन। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। मैं बताऊं क्लासरूम में जब आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज कराते तो सीधा सीधा लिखा देते हैं कि यदि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। यदि ब्रांचिंग बढ़ रही है, यदि ब्रांचिंग बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। यदि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, चेन बढ़ रही है, एल्काइल ग्रुप की चेन बढ़ रही है, एल्काइल ग्रुप की चेन बढ़ रही है, एल्काइल ग्रुप की क्या बढ़ रही है? चेन बढ़ रही है, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? सॉल्युबिलिटी लेस हो जाती है। यदि ब्रांचिंग बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ये बात का आप गांठ बांध लो कहीं भी, ये गांठ बांध लो। ये अगर ऐसा हो रहा है तो यहां सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी और यहां सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। एन पेंटेन 1 2 3 4 5, आइसोपेंटेन 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप लगा। नियोपेंटेन C, ब्रांचिंग बढ़ गई, ब्रांचिंग बढ़ गई तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये रीजन सही दे रखा है, स्टेटमेंट सही दे रखा है। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बोथ आर करेक्ट। क्या हो जाएगा? बोथ आर करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोला है कि केपी और केसी किसमें सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्या कहता है? 72 क्या कह रहा है? 72 क्वेश्चन कहता है कि किसमें केसी और केपी दोनों सेम नहीं है। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें केपी और केसी क्या नहीं है? सेम नहीं है। एक स्टेटमेंट है, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। उठा धनु की डोर, साध निशाना मंजिल का, जो होगा वो देखा जाएगा। अपन को क्या करना है? मेहनत करनी है, और मेहनत करोगे आप तो आपको फल अवश्य मिलेगा। ये विधि का विधान है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोला है, क्या बोला है? केपी नॉट केसी दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। केपी किसके बराबर नहीं होना चाहिए? पहली रिएक्शन दे रखी है H2 + I2 इन कन्वर्ट टू HI। मैं सबसे पहले बात करूं, डेल्टा एनजी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डेल्टा एनजी निकालते हैं। डेल्टा एनजी क्या बताता है? डेल्टा एनजी कहते हैं कि प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। किसके मोल? डेल्टा एनजी प्रोडक्ट के मोल माइनस कर दो रिएक्टेंट के मोल। और ये ओनली ऑन गैसियस स्टेट के लिए है, गैसियस स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल है। गैसियस स्टेट के अलावा किसी पर नहीं लगाना है इसको। देखो 2 और 2 क्या हो रहे हैं? केपी और केसी। डेल्टा एनजी केपी बराबर क्या होता है? केसी RT की पावर डेल्टा एनजी, ये फॉर्मूला होता है इसका। अगर ये 0 तो ये केपी बराबर किसके आ गया? केसी के। यदि डेल्टा एनजी क्या आ गया? पॉजिटिव, तो केपी ग्रेटर देन केसी। स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। यदि डेल्टा एनजी आ गया नेगेटिव, क्या आ गया? नेगेटिव, तो केसी ग्रेटर देन केपी। इस तरीके से स्टेटमेंट याद करने हैं। पहले वाले में केपी बराबर केसी है। दूसरे में CO2 + H2O, दोनों गैस है भैया। H2O गैस का मतलब वेपर है, वेपर। इससे CO2 गैस बन रही है और H2 गैस बन रही है।
ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, Kp बराबर Kc है। ठीक है, तीसरा दे रखा है 2BrCl, 2BrCl इन कन्वर्ट Br2 और प्लस Cl2 गैस। Br2 क्या है? Br2 भी गैस है। देखो ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, तो Kp बराबर क्या है? Kc है। इसने पूछा नोट, तो लास्ट वाले में देखो PCl5 ये टूट रहा है PCl3 प्लस Cl2 में, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, 2 माइनस 1 बराबर 1, अर्थात Kp किससे बड़ा है? Kc से। Kp ग्रेटर देन Kc। इस तरीके से डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। किस तरीके से सोचना है? देखो मैं आपको साथ के साथ में सॉल्यूशन के साथ में ट्रिक बताता जा रहा हूं। ट्रिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पेपर में करना कैसे है, पेपर को करने की टेक्निक क्या है, उसको अपन को आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएजेंट विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट इन द कोरस्पॉन्डिंग टेस्ट। पहला है टॉलेंस टेस्ट, AgNH3 2 प्लस, ये होता है 2Ag लेते हैं। बी ऑप्शन शिफ्ट रिएजेंट, सी है HCN, डी है NH2H और ई ऑप्शन है NaHSO3। आपको जब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिखाई जाती है तो आपको वहां बताया जाता है कि कौन कौन से रिएक्शन नहीं करता है, तो NaCO3 से नहीं करता और किससे नहीं करता? शिफ्ट रिएजेंट से नहीं करता, तो बी और ई होने चाहिए इसमें। ये देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के कारण ये रिएक्शंस नहीं देता है। तो देखिएगा आप एक बार, कौन कौन से नहीं देता? बी और ई से ये रिएक्शंस नहीं देता है। तो अपन को ये ऑप्शन आपके एनसीईआरटी में सीधा लिखा रखा है और क्लास रूप में भी इसको लिखाते हैं। किससे रिएक्शन नहीं करता? टोलेंस एल्डिहाइड से करता है, HCN भी एल्डिहाइड कीटोन से करते हैं, NH2S भी करता है, बाकी ये सभी से नहीं करता। सिर्फ रिएजेंट किससे करता है? ये भी एल्डिहाइड कीटोन से कर लेते हैं रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर पूछिए NH3 की। NH3 इस तरीके से होता है H, ये लोन पेयर रहा। नाइट्रोजन किसका? 15 ग्रुप का, तो 5 + 3 8 sp3 है। बोलो पायरामिडल स्ट्रक्चर है इसकी, पायरामिडल। ठीक है, अब ये ट्रायंगल बन रहा है, बोलो इस तरीके से बन रहा है ये, बोलो, या इस तरीके से देख लो, यूं ट्रायंगल पायरामिडल, ट्रायंगल पायरामिडल। दूसरी स्ट्रक्चर दे रखी है BRF5, BRF5 का मतलब होगा ये किस ग्रुप का है? 70वें ग्रुप का है, तो 7 + 5 12 हो गया। 12 का मतलब sp3d2, बोलो sp3d2 का मतलब ऑक्टाइडल होना चाहिए था, लेकिन एक लोन पेयर प्रेजेंट है इस पे, तो Br, ये लोन पेयर लो, ये F, क्या बन गया बताओ? स्क्वायर पायरामिडल बन रहा है क्या? स्क्वायर पायरामिडल। इसके बाद तीसरा है SF6, 6 12 का मतलब sp3d2, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या बनेगी स्ट्रक्चर? ऐसे ही गया, ये ऑक्टाहेड्रल लो। इसके बाद क्या पूछा है?
SF6 के बाद XCF4 8वां ग्रुप है, 8 4 12, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, 4 लिगेंड दे रखें F इस तरीके से, F क्या बन गई बोलो, स्क्वायर प्लेनर sp, इस तरीके से सॉल्व करना था, इसको कर लो। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट कीजिएगा इन क्वेश्चनों को, ये सारे क्वेश्चन सरल क्वेश्चन हैं जो आप सभी को आने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप अमोंग द ग्रुप 16 विच डज नॉट शो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर है 75, ये बोल रहा है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो नहीं करता, ऑक्सीडेशन स्टेट। किस तरीके से सॉल्व करना है इसको, देखो ओल्ड स्टाइल से टी हो, यही है। ऐसा बोला जाता है कि ग्रुप में, किसमें, ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर, किसमें, अप टू डाउन जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। और मेटेलिक करेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन त्यागना का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और ये कैसी उल्टी बातें कर रहा है कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से दिखेगा, तो इसमें आ जाएगा पोलोनियम, कौन आ जाएगा, पोलोनियम, पोलोनियम प्लस में रखेगा ना कि माइनस में, ठीक है। क्या आंसर होगा, पोलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको किस तरीके से बनाएंगे इनको, कोई रिएजेंट्स दे रखें और आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, क्या बनाने हैं, प्रोडक्ट बनाने हैं, किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, तो देखिएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है दो साइकिल रिंग दे रखी है और इससे बना दिया 2 कीटोन ग्रुप। ये कब बनेगा, इसको ओजोनोलाइसिस कराना पड़ेगा आपको, पहला। दूसरा Zn और H2O की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन बनेगी। ये ओजोनोलाइसिस है, क्या है, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस कैसे सॉल्व होती है, देखो यहाँ O, ये आ गया, एक बार O और एक बार O, ठीक है। इसको इस तरीके से काटो, इसको इस तरीके से काटो, ये बाहर, ये कीटोन वाला पार्ट, ये कीटोन वाला पार्ट ऑक्सीजन के साथ में आ गया, ये किसके साथ में, ये ऊपर वाला रह गया, ये ZNO बना देगा, क्या बना देगा, ZNO। इस तरीके से 2 कीटोन बन जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, 4th ऑप्शन। ए में क्या आ रहा है, 4th आ रहा है। दूसरा देखो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन कह रहा है कि ये बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है। इससे आप क्या यूज करोगे कि आपको ये डबल बॉन्ड O, ये बन जाए। तो देखो अगर इसमें डबल रिंग है तो इसको करना पड़ेगा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्या करना पड़ेगा, असाइलेशन। असाइलेशन का मतलब होता है, असाइलेशन का मतलब होता है ये कोई फाइनल रिंग है, बोलो ये डबल बॉन्ड O और Cl। अब देखो यहां से क्या होगा, एक H निकलेगा, क्या निकलेगा, H निकलेगा, यहां से निकलेगा तो -HCl निकल गया। और ये होता है एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में, AlCl3 प्रेजेंस होगा तो यहां से क्या निकल जाएगा, HCl निकल गया, ये बाहर निकल गया H के साथ में, तो HCl निकल गया। इसके बाद में इस रिंग को सीधा ही इससे जोड़ दो। क्या ये संभव है, ये संभव है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है कि आपको, थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि आपको एल्कोहल दे रखा है। क्या दे रखा है, एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल है। इसमें क्या यूज करो आप कि कीटोन में चेंज हो जाए, किसमें चेंज हो जाए, कीटोन में चेंज हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये एल्कोहल है तो आपको पता है कि यदि प्राइमरी एल्कोहल, किसका, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल का यदि आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो अल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड। और ये मिलता है पीसीसी प्रेजेंस में, पायरिडीन
क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बनता है, सबसे अच्छी यील्ड प्राप्त होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये। दूसरा, यदि सेकेंडरी की बात करूं, सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाता है, ये पीसीसी की प्रेजेंट में बनाता है कीटोन। क्या बनाता है, कीटोन। और जो टर्सरी होते हैं ये कुछ नहीं बनाते, ये एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनता है, बनाते हैं एल्कीन। ठीक है, ये बातें याद होनी चाहिए। सेकेंडरी अल्कोहल है ये, देखो सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन बन रहा है, किसका यूज करोगे, पीसीसी का, पीसीसी। अब पीसीसी इसमें देने रखा तो आप और यूज कर सकते हो CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पीसीसी कर लो या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। पीसीसी का कहां करते हैं, एल्डिहाइड के लिए करते हैं, जबकि क्रोमियम CrO3 ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। CrO3 और H2SO4 इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। इसका ऑक्सीडाइजिंग काम है, ये कीटोन बना देगा। जबकि अगर प्राइमरी से पीसीसी लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। इस तरीके से अपन को ये करना था। नेक्स्ट, फोर्थ ऑप्शन क्या है इसमें, आपको दे रखा है CH2CH3, कोई भी एल्काइल ग्रुप दे रखा है। यदि आप KMnO4 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, KMnO4 और KOH, कैसा भी ले लो, स्ट्रॉन्ग है ये। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका काम होता है एसिड बनाना, C++ सॉल्ट बना देगा, पोटेशियम का सॉल्ट बना देगा। और इसको और हाइड्रोलाइसिस करा दोगे आप, यदि और हाइड्रोलाइसिस करा दोगे HOH और हीट कर दोगे तो यहाँ से बेंजोइक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड प्लस KOH। इस तरीके से अपन को ये सोचना था, ऐसा किया गया। ये कौन से रिएक्शंस हैं, एनसीईआरटी की सीधी सीधी रिएक्शंस हैं। जिसने भी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ा है ना, 4 नंबर लेके आया होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। 77 क्या कह रहा है कि आपको अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी NOFCSI, इनको आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में से वो करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के FON कौन पढ़ा है, नकल और कार्बन और सिलिकॉन, ये होता है, इसका 4 होता है, इसका 3.5 होता है, इसका 3 होता है, इसका 2.8 होता है, इसका 2.5 करीब होता है, इसका सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा किसकी, फ्लोरीन। ये क्लोरीन है नहीं, इसको हटा दो, ये ऑप्शन हो जाएगा। जिसमें दे रखा है वो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है 78 का मतलब है इंट्रामोलिकुलर का मतलब है कि एक ही दे रखी है आपको स्ट्रक्चर, उसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है। इंट्रामोलिकुलर का मत देखो, पहला दे रखा है NO2 और दूसरा दे रखा है OH। क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। यदि देखो OH यहाँ हो या OH यहाँ हो तो ये संभव है और ये संभव है। ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर दे रखी है उसमें हो जाएगी। अब देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन। किसमें, डी ऑप्शन। अगर HF की बात करते हो तुम तो दूसरा HF की चाहिएगा इसको, जब बनेगी, जब इंट्रा नहीं हुई है इंटर हो गई। क्या हो गई, इंटर का मतलब है एक दूसरी स्ट्रक्चर में, इंट्रा का मतलब एक ही में होगी इंट्रा, अलग अलग में होगी इंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 80 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको ये कोई भी साइक्लोहेक्सेन रिंग है, यहां CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, किसका यूज करें कि आपको मिल जाए CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है, एल्डिहाइड बनाना है एल्कीन से। इसके लिए सबसे अच्छा है एंटी मार्कोनिकोव से हाइड्रोबोरेशन करा दो। इसका हाइड्रोबोरेशन में क्या होगा, इसके 3 मोल लेने हैं आपको और यहां जोड़ दो 20 से,
इसके बॉन्ड हट जाएंगे, ठीक है, बी से जोड़ दो। इसका H2O2 और HOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराओगे एंटी मार्कोनिकोव, AMR रूल से क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव से यहाँ OH लगेगा और यहाँ H लगेगा, ठीक है। 3 मोल है, 3 मोल का आप क्या बना दोगे, यदि आप कौन सा यूज कर लोगे, PCC, मैंने आपको बता दिया था PCC, पिरिडीन क्रोमियम क्लोरीन क्रोमेट अच्छा रिएजेंट है जो एल्डिहाइड बनाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। PCC का यूज करोगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, हाइड्रोपोरेशन, बी जोड़ोगे, 3 है, 3 से, क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है भैया, इसलिए 3 जुड़ जाएंगे। उसके बाद AMR रूल से हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो AMR यह कहता है कि जहां H ज्यादा है, जहां H ज्यादा है वहां OH जाएगा, और जहां H कम है वहां H जाएगा, ये AMR रूल है। मार्कोनिकोव कहता है जहां H ज्यादा है वहां OH जाएगा, जहां H कम है वहां OH जाएगा, और जहां H ज्यादा है वहां H जाएगा, ये मार्कोनिकोव है। मार्कोनिकोव MR क्या कहता है, H वहां जाएगा, H कहां जाएगा, जहां H ज्यादा है, OH कहां जाएगा, जहां H कम है। AMR क्या कहता है, H वहां जाएगा जहां H कम है, OH वहां जाएगा जहां H ज्यादा है। ये दोनों का डिफरेंशिएट है, और ये कहां काम करते हैं, एल्कीन पर काम करते हैं, एडिशन का काम होता है इनमें, इसलिए हाइड्रोपोरेशन करा दो, यहाँ OH लग जाएगा, OH लग गया, इसका हाइड्रोलिसिस करा, PCC ग्रुप कराओगे, पिरिडीन C6H5 C5 H5N प्लस Cl CrO3, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। ऐसे रिएक्शन कराओगे ना तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो BH3H2O2 PCC। एल्कोहलिक KMN4 लोगे ना तो इससे बनेगा आपका एसिड। यदि आप H2O कर दोगे और PCC ले लोगे, हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि यहाँ से OH लगेगा, ये यहाँ से OH लगेगा तो कीटोन बनेगा। अगर थर्ड ऑप्शन लेते हो तो कीटोन बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, कीटोन बनेगा। यदि आप H2OH प्लस लोगे तो एल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा हो जाता है करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से सोचना था, क्या इस तरीके से सोचा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मोल H2O को जाना है O2 में, 1 मोल MnO4 को जाना है माइनस को Mn2 में, ठीक है। सी ऑप्शन क्या कहता है, 1.5 मोल Ca को जाना है CaCl2 में, और 1 मोल FeO को जाना है Fe2O3 में। कितने कितने फैराडे लगेंगे, कितने कितने फैराडे लगेंगे। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे अपन, देखो 1 मोल H2O -2 है, 0 में जा रहा है, कितना n फैक्टर 2, तो n फैक्टर 2 आ गया तो 2 फैराडे, ठीक है। MnO4 +7 में है, +2 में गया 5 फैराडे, कितना आ रहा है 5 फैराडे। CaCl2 0 से +2 में गया, एक के लिए 2 है 1.5 है, एक के लिए 2 तो आधे के लिए 1, तो कितने आ गए 3 फैराडे। FeO +2 में है, 3 दूनी 6, 6/2 +3 में गया 1 फैराडे। इस तरीके से इसको सोचना था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम से हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट H2O जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट H2O का सबसे ज्यादा है, फिर H2TE का उससे कम है, H2SE का है, और H2S का है, H2S का। ये रिएजन बॉइलिंग पॉइंट कम सही है क्या, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट देखो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है तो उससे क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि जो बॉन्ड है ना उनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, तो H2O का सबसे ज्यादा होता है, ये सही बात है। दूसरा कह रहा है on the basis of molecular H2O expanded to lower boiling point then the other members then the group due to presence of extensive H bonding। बिल्कुल सही कह रहा है कि H बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ये दोनों बातें सही हैं, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 81 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा कराएंगे 82, क्वेश्चन नंबर 82 आया समझ में। H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और उसका कारण है H बॉन्ड। क्या कारण है, H बॉन्ड। दोनों रीजन और करेक्ट हैं, तो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। 82 कह रहा है CONH36 +3, क्या कह रहा है +3। एक कह रहा है COF6
3 माइनस, ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, दोनों कहने कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये है एस एफ एल और ये है WFL। वीक फील्ड लिगेंड, ये SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसमें पेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पेयरिंग संभव है, इसमें पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो पैरामैग्नेटिक। कौन सा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। ये कौन सा हो जाएगा? डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक। इतना ही सोचना था इसमें। दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं इसमें। क्या है? दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। आपको एक बात पता है क्या? इसमें सारे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, उन सभी के आंसर है दोनों करेक्ट है। इस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है इसको, बच्चों का बीपी ना बढ़े। बीपी तो उन्होंने ऑप्शनों में बढ़ा दिया बच्चों का। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन 83 यूट्यूब सेशन से, किससे? यूट्यूब सेशन है। एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, ये क्या है? ल्यूकास टेस्ट है भैया, ल्यूकास टेस्ट। 3 डिग्री होगा ना, वो फटाफट टर्बिडिटी दे देगा। 2 डिग्री होगा ना, वो क्या है? 10 से 15 मिनट लगा देगा। और 1 डिग्री तो बनाएगा ही नहीं PPT। ये ल्यूकास टेस्ट यूट्यूब पर देख लो, यूट्यूब पर देख लो। 12 या 5 मिनट की वीडियो है। कितने मिनट की है? 5 मिनट की। 5 मिनट की वीडियो 4 मार्क्स लेके गई है। 5 मिनट की वीडियो 4 मार्क्स देके गई है। ल्यूकास टेस्ट, मैंने बोला था कि विक्टर मेयर टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास टेस्ट, क्रोमिल CrO3 वाला टेस्ट, वो दोनों इंपॉर्टेंट जब बन जाएंगे जिस साल क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। ये वीडियो में स्टेटमेंट था, वही क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का। बोलो सही है नहीं बात? इस तरीके से यूट्यूब पर अपन ने 5 मिनट में 4 नंबर दिलाए थे बच्चों को। 12 बच्चों ने देखा है, वो 12 में से जिसने भी एग्जाम दिया होगा उसका सही होगा ये। ठीक है। उसके बाद में दे रखा है आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स से। लिस्ट 1 पहला है आइसोथर्मल, दूसरा है आइसोकोरिक, तीसरा है आइसोबारिक, और ये है एडियाबेटिक में Q0, आइसोबारिक में बार है, प्रेशर 0, कांस्टेंट है। आइसोकोरिक में B कांस्टेंट है, आइसोथर्मल में T कांस्टेंट है। यही बात होती है। सारी सारणी बनवाई थी, बच्चों का बीपी चढ़ गया क्लास में कि ये क्या करा रहे हो सर। उनसे क्वेश्चन आ गया सीधा। वहां दुख हुआ था, लेकिन अब रो रहे होंगे, नहीं कर पाए होंगे तो। ठीक है। अब देखो Q का मतलब है नो हीट चेंज, ये सही बात है इसकी। Q0 नो हीट चेंज। उसके बाद कह रहा है आइसोकोरिक, कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा होगा? आइसोथर्मल होगा। कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कौन होगा? आइसोकोरिक। कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर कौन सा होगा? आइसोबारिक। ये स्टेटमेंट है, ये याद रखने थे आपको। सीधे ऊपर की पहली लाइन में कराते हैं प्रोसेस में, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, उसमें कराते हैं पहले। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, 15 क्वेश्चन और हैं। पेशेंस बनाए रखें, आंसरों को देखते रहें, बीपी को डाउन करते रहें। जो हो गया वो तो हो गया, अब अपन को आगे की सोचनी है। 85 क्या कह रहा है? ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। सॉलिड से वेपर में जा रहा है। सॉलिड से किससे जा रहा है? वेपर। सॉलिड से वेपर में एक ही काम होता है, सब्लिमेशन का काम होता है। कपूर आपने घरों में देखा है, सॉलिड को जलाते हो सीधा गैस बनता है। सॉलिड से गैस बन रहा है, कौन सी एनर्जी हो गई? सब्लिमेशन एनर्जी हो गई। इस तरीके से अपन को याद रखना था, सब्लिमेशन। ठीक है। 85 में 86 क्या कह रहा है? रिएक्शंस दे रखी हैं, 3ROH प्लस PCl3 प्लस 3RCl। अब आपको क्वेश्चन में देखने था P है और H है, Cl बने हुए हैं, तो H3PO3 बन जाएगा यार, H3PO4। ठीक है। ए दूसरा
ROH दे रखा है प्लस PCl5 दे रखा है, RCl प्लस HCl प्लस POCl3, यही बन रहा है। इस तरीके से सॉल्व करने थे, कुछ नहीं करना था, कोई भी बच्चा कर देता है इसको। RCl दे रखा है, P बचा हुआ है, H बचा हुआ है, सीधा लिखना था इसमें। यहाँ देखो RCl बन गया, HCl बन गया, क्या बच गया, POCl3 बच गया। इस तरीके से ये तो पप्पू सवाल था, पप्पू, बिल्कुल पप्पू सवाल, इसको तो करना चाहिए था तुम्हें। 87 क्या कह रहा है, मास ऑफ ग्राम कॉपर डिपोजिटेड। देखो W अपॉन M इक्वल टू IT अपॉन NF, फेराडे फर्स्ट लॉ। फेराडे फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है, क्लास में काफी बार बताया बच्चों को कि फेराडे के सेकंड लॉ को भले मत पढ़ो, फिर फेराडे का फर्स्ट लॉ तो आपको आना चाहिए। किस तरीके से करना था, W फाइंड करना है, W, तो W अपॉन 63.5 इक्वल टू IT, IT कितनी दे रखी है, 9.6487 डिवाइड IT 100 सेकंड तक चल रही है, 100 सेकंड तक चल रही है। 100 सेकंड के बाद में NF कितना, N2 होता है, F कितना 96,500 ले लो अप्रोक्सीमेट। अगर इसको सॉल्व कर लोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 0.315 ग्राम, 0.315 ग्राम, 0.315 ग्राम। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था, W अपॉन M बराबर IT अपॉन NF। काफी बार प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रखे हैं ये तो करना चाहिए था तुम्हें। सीधा सीधा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस। क्लास में काफी बार कहा मैंने कि फॉर्मूले, फिजिकल केमिस्ट्री सारे फॉर्मूले से आएगी, फॉर्मूले बेस क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन में डाटा उलट पुलट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको छोड़ना था। आप इसमें तो नहीं गए, आपको छोड़ना था ये क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं करना था, बिल्कुल नहीं करना था, क्योंकि इस क्वेश्चन में परेशानी है, इस क्वेश्चन में परेशानी है। इस क्वेश्चन में देखो N2 प्लस O2 इन कन्वर्ट टू NO, ठीक है, ये बन रहा है, ये हो रहा है इसमें, ये 2NO क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है इसमें, N2 प्लस O2 इन कन्वर्ट टू NO, ठीक है, 2NO में हो रहा है, T बराबर इक्विलिब्रियम पर। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2.8 इंटू 10⁻³ दूसरी दे रखी है 2NO इन कन्वर्ट, डिसोसिएशन हो रहा है ना, N2 प्लस O2, ये दे रखा है 3 इंटू 10⁻³ m, और दे रखी है 4.2 इंटू 10⁻³ m, ये दे रखी है, ये दे रखी है, इसलिए केसी निकाल लो। केसी कैसे निकालोगे, 3 इंटू 10⁻³ इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2.8 इंटू 2.8 इंटू 10⁻⁶, इससे ये कट गया, बोलो केसी आ गया 1.6। कितना आ गया, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 1.60, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिसोसिएशन निकालना है, तो 2NO कन्वर्ट हो रहा है N2 प्लस O2 में, N2 प्लस O2 में हो रहा है। अब देखो T बराबर इक्विलिब्रियम पर निकाल लो, तो C माइनस C अल्फा होगा ये, तो ये C अल्फा बाई 2, क्योंकि 2 स्टोइकोमेट्री है इसकी, 2 स्टोइकोमेट्री है, इसके लिए केसी लिख लो। क्या लिखोगे, केसी, केसी आएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 4, और इसका भी C का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, C स्क्वायर कट गया, केसी की वैल्यू क्या 1.60 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो 4 से, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा 2.52 डिवाइड बाई 3.52। ये जब अल्फा की वैल्यू फाइंड करोगे ना तो इसमें आ जाएगा T बराबर इक्विलिब्रियम पर। इस तरीके सॉल्व करना है इसको, अगर इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा आ जाएगा 0.717, कितना आएगा 0.717। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। क्या आपने सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना था। सबसे पहले केसी निकालो, केसी के बाद में डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा निकालने के बाद में यहाँ से अल्फा निकालो, अल्फा निकालोगे तो 7.71। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। 89 कह रहा है कि गिवन 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 2 स्टेटमेंट, कितने 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं 89 में। एक होता है होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक
एक होता है हेटेरोलैक्टिक, हेटेरोलैक्टिक इसका मतलब है अलग अलग लिगेंड, अलग अलग लिगेंड, इसका मतलब है एक जैसे लिगेंड, एक जैसे लिगेंड, बस इन दोनों से कर लो इसको। इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन। क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। डी, इसमें बोथ आर स्टेटमेंट करेक्ट। देखो बोथ आर करेक्ट, कौन सा होगा? बोथ आर करेक्ट। ये ऑप्शन में बोलता हूं ना, ऑप्शन बोलता हूं मैं, ये बोलता हूं जो मेरे पास पेपर है उसमें इस तरीके के ऑप्शन दे रखे हैं, तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, 89, ये 88 था, 89 क्या कहता है? 89 वाला हो गया ये, 89 था। होमोलैप्टिक का मतलब होता है एक जैसे लिगेंड, हेटेरोलैक्टिक का मतलब होता है अलग अलग लिगेंड। अब एक जैसे लिगेंड होंगे वो तो होमोलैप्टिक है, और अलग अलग होंगे तो हेटेरोलैक्टिक है। जैसे आपने CONH3 दे रखा है तो होमोलैक्टिक हो गया, NH4 और Cl2 दे रखे हैं तो हेटेरोलैक्टिक हो गया। इसके बाद दे रखा है 90 क्वेश्चन। कौन सा नंबर? 90 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि कोई CH3 CH2 CH2I है, इसकी रिएक्शन कराई NaCN से। किससे कराई? NaCN से। I को हटा दो और CN लगा दो। यहाँ क्या लगा दो? CN लगा दो। I को हटा करके CN लगाना है। CN लगाने के बाद में उसने बोल दिया है कि इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, पर पार्शियल कराना है। क्या कराना है? पार्शियल। अगर इसका कंप्लीट कराओगे ना तो एसिड में चेंज होगा ये, एसिड में, लेकिन बोल दिया पार्शियल कराना है। पार्शियल कराना है तो अमाइड बनेगा भैया। क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड बन गया। और इसके बाद बोल दिया इसने रिएक्शन कैसे करानी है? NaOH और Br2, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है ये, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है। यहां से CO को बाहर निकाल देना है तो क्या बचेगा? CH3 CH2 CH2 और NH2, प्रोपाइलेमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपाइलेमीन। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 91 कह रहा है कि लेंथेनॉइड आयन विच डायमैग्नेटिक क्या होने चाहिए? डायमैग्नेटिक होने चाहिए दोनों। तो डायमैग्नेटिक में आपको F ब्लॉक से आया क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है कि इसमें देखो 91 सेरेनियम +4 में और Yb +2 में, क्योंकि ये F14 है और यहाँ है F0, ये दोनों कौन से नेचर के होंगे? डायमैग्नेटिक नेचर के होंगे, क्योंकि इसमें 4F1 D1 और H2 होता है सेरेनियम में। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि आपको एक रिएक्शन दे रखी है, CH डबल बॉन्ड CH ये दे रखी है, और इसने दे दिया KMnO4। क्या दे दिया? KMnO4 और H+ दे दिया। अगर हाइड्रोलिसिस भी कराना है तो आपको याद रखना है भैया KMnO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एसिड में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है? एसिड में। तो क्या बन जाएंगे यहां से? COOH, 2 मोल बनेंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखो पहला एक COOH दे रखा है, उसके बाद में एल्कोहल दे रखे हैं, कीटोन दे रखे हैं, CHO दे रखा है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सीधा सीधा NCERT में दे रखा है कि सीधा सीधा किसी भी एल्काइल ग्रुप हो, कोई भी हो, सीधा ही एसिड में चेंज कर देता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आया समझ में? नेक्स्ट 93 क्या कह रहा है? एम्पेरिकल फॉर्मूले से ये 93 कहां है? एम्पेरिकल फॉर्मूले से 93 एम्पेरिकल फॉर्मूले से A, B और C। ये है 32%, 20% और C है 48%। 32 से 52 और 48 हो गया। इनके मॉलिक्यूलर वेट दे रखे। मॉलिक्यूलर वेट कितने दे रखे? 64, 40 और 32। ठीक है, इनको सॉल्व कर लो, मोल निकालोगे। N कितने आ रहे हैं? 0.5। इसके कितने आ रहे हैं? 0.5। इसके कितने आ रहे हैं? 16 3 48 16 2 32 1.5। इंटीजर में चेंज करना है, इंटीजर में चेंज करना है। इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से। ये आ गया 1 1, ये 3। क्या आ गया? ABC3। क्या आ गया? ABC3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ABC3 वाला है कोई ऑप्शन? बोलो। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना था इसको। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 94 देखो
94 क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या कहता है कि आपको Al+3, Cu+2, Ba+2, CO+2 और Mg+2 इनके ग्रुप बताने हैं। ठीक है, इनके ग्रुप बताने हैं आपको। ग्रुप कैसे बताओगे? Al3 सेकेंड ग्रुप का है, उसके बाद में CO थर्ड ग्रुप का है, CO+2 थर्ड ग्रुप का है, इसके बाद में Ba फोर्थ का है, Ba किसका है? फोर्थ का है, Mg फिफ्थ का है, Mg फिफ्थ का है, और ये सिक्स का है, कॉपर +2 का है। अर्थात 2+2 में नहीं है, +6 में, ये +6 का है। इस तरीके सॉल्व करोगे इसको तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, BADCE। बी पहले आएगा, बी सेकेंड ग्रुप का ही है, ए उसके बाद में ए आ गया, डी 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 BADC। इस तरीके से ये क्या थ्योरेटिकल है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट 95 किस तरीके से सॉल्व करना है? W रिवर्सेबल -2.303 nRT log P1/P2 इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। देखो क्या डाटा दे रखा है, 2.303 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 298 इंटू 20/10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे 2.303 इंटू 2 इंटू 298 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010 रखोगे, अपना आंसर आ जाएगा 413.19 कैलोरीज। इस तरीके सॉल्व करना था, सीधा फॉर्मूला बेस है ये 95। फिजिकल केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन किससे आते हैं? फॉर्मूला बेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 को किस तरीके सॉल्व करना है? देखो 96 में ये CH3 दे रखा है, ये OH दे रखा है, PbR3 से रिएक्शन कराइए इसकी, बोलो क्या बनेगा? CH3 और ये Br जुड़ गया, और Br जुड़ने के बाद में क्या करा दिया इसका? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का मान है एल्कीन बनाता है, ये एल्कीन बनाता है, तो यहां से Br निकल जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बनेगा ये इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। ये दो ऑप्शन होने चाहिए, किस किस में दे रखे? ऑप्शन हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये एल्कीन बन जाएगी, क्योंकि एल्कोहलिक KOH का मान, एल्कोहलिक KOH क्या करता है? एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 ने आपको दे रखा है कि आपको K2 की वैल्यू, देखो द रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंज 2757 ln K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 इंटू T2। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको। इसमें आप रखोगे तो ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो अब इसको लॉग में चेंज कर दिया सीधा इवेंट 2.30 से, तो log 4K अपॉन K, तो K से 4 अपॉन कितना किया है बोलो? इसको करोगे 30 अपॉन 300 अपॉन 27 से कितना किया है? 57 किया है, 330 किया है, 330। इसको सॉल्व करने के बाद में ये कितना आ जाएगा आपका? ये बराबर आ जाएगा 38.04 kg मोल इनवर्स। इसको सॉल्व कर लेना, इससे आंसर आ जाएगा आपका ये 38.04। और इसको ऐसे कैसे आएगा? क्योंकि आपको इसको केजी में भी चेंज करना है, केजी में चेंज करोगे तो इस पूरे जो डाटा निकलेगा ना, डाटा निकलेगा उसमें 1000 से डिवाइड कर देना, उसके बाद में जो आंसर आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 कह रहा है कि मोहर सॉल्ट के साथ आप करोगे तो आपको डाइल्यूट एसिड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? डाइल्यूट एसिड लेना पड़ेगा। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मोहर सॉल्ट 99 में क्या कह रहा है? मोहर सॉल्ट के साथ में अगर रिएक्शन करानी है तो आपको लेना पड़ेगा डाइल्यूट सॉलिड, डाइल्यूट एसिड।
और वो कौन सा H2SO4, ना कि कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ले गए तो रिएक्शन उलट पलट हो जाएगी, जो अपन को कोई काम की नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी ग्राफ दे रखा है, कोई भी ग्राफ दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ऑस्मोटिक प्रेशर का दे रखा है, तो पाई बराबर CRT होता है। ये कह रहा है कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के। ठीक है, तो जो RT आ गया, ये क्या आ गया, M आ गया, क्या आ गया, M। और जो RT की वैल्यू है, जो स्लोप की वैल्यू है, वो आपको दे रखी है पेपर में, कितनी दे रखी है, 25.73 लीटर। ये वैल्यू दे रखी है, आपको पूछा है T की वैल्यू, तो T बराबर 25.73 डिवाइड बाई R 8.083 लीटर बार, ये दे रखी है। T निकालोगे आपको तो ये आ जाएगा 310 केल्विन। कितना आ गया, 310 केल्विन। कितना आ गया, 310 केल्विन। लेकिन ऐसा आंसर कहीं नहीं दे रखा है, तो इसको केल्विन को आपको चेंज करना है डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन होता है ये। डिग्री सेंटीग्रेड में लाना है तो केल्विन माइनस 273 करोगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये पेपर सॉल्व करना था। अपन ने देखो थोड़ी लास्ट में जल्दी की है, क्योंकि अपना जो फोन है वो डिस्चार्जिंग में चला गया, इसलिए अपन ने थोड़ी जल्दी की है। इसलिए आप सारे आंसर को, थोड़ी स्पीड ज़्यादा लगी है तो कम करके देख लेना। ये सारा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया था। पूरा पेपर कन्फ्यूजिंग तो था, लेकिन जिसने भी शांतिपूर्वक किया है ना, उसके अच्छे नंबर बैठेंगे इसमें। और इस तरीके से आपको एक ही सलाह है कि आप अच्छी तरीके से जहाँ से भी पढ़ें, ऑथेंटिक पढ़ें, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लें क्लासरूम में, उससे कोई आपको अपच नहीं होगी। लेकिन पेपर में अगर नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ अपच होना संभव है। इसलिए आप इस वीडियो सॉल्यूशन को कम्प्लीटली देख लें, 50 से 100 क्वेश्चन तक, और देखें कि अपन से कहाँ गलती हुई है, कहाँ किस इंस्टीट्यूट में अपन पढ़े थे, क्या उन्होंने इसी टाइप का पढ़ाया था। अब देखो ये सारे क्वेश्चन मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं, मैं आपको एक एक का प्रूफ दे दूंगा जिस दिन चाहूँगा। लेकिन अपन को प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया है। आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। ठीक है, आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड नाइट। और आप इस चैनल को लाइक कर दें भैया, सब्सक्राइब कर लें, और साथियों के साथ शेयर कर दें जो नीट की तैयारी 2025 में देने वाले हैं, क्योंकि मैं वही टॉपिक आपको पेपर कराऊंगा जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप यूट्यूब सेशन से देख लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके वहीं से बन जाएंगे। देखो मैंने करा रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, ल्यूकास टेस्ट, और कौन सा किया था, विक्टर मेयर टेस्ट करा दिया था, पीरियोडिक टेबल, उसके बाद में 12th का सॉल्यूशन चैप्टर करा रखा है। ये सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन तो बन गए हैं, और कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो वहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। आज के लिए रखते हैं यहीं तक। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।